दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र में सत्ता की मियाद आखिर कब पूरी होती है? सत्ता की मियाद तब पूरी होती है जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है और जनता सत्ता को बदलने का मूड बना चुकी होती है। और दूसरी, किसी सत्ता की मियाद तब पूरी होती है जब जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सरकारें विफल रहती है, आर्थिक असंतोष बढ़ता चला जाता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार की मियाद अब पूरी हो चुकी है? नरेंद्र मोदी सरकार को जनादेश तो 14 और 19 में मिला था, अपने बूते मिला था, लेकिन 2024 का जनादेश नरेंद्र मोदी सरकार को जिन बैसाखियों के बूते मिला और जिन राज्यों की ये बैसाखियां हैं, उन राज्यों की सियासत पर नजर डाले और उससे कहीं ज्यादा जो बातें आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की एक अंदरूनी बैठक में बोल रहे थे, उससे ये साफ हो चला है कि वाकई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आने वाले दिन बेहद कठिन है। और राहुल गांधी तो यहां तक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़नी होगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। सवाल यह है कि मोदी सरकार बहुमत के आंकड़ों के सहारे बनती है और बहुमत के आंकड़ों के सहारे गिरती है। मोदी की सरकार होती या कोई और सरकार भी होती तो उसे बनने या गिरने में बहुमत के आंकड़ों का बड़ा खेल होता। लेकिन सरकार के लिए बहुमत का जुगाड़ करने वाले दल और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या इतना बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है जिसकी गुंजाइश राहुल गांधी को दिखाई दे रही है? आमतौर पर राहुल गांधी जो बातें कहते रहे हैं वो सही साबित होती रही है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के समय देश की अर्थव्यवस्था के गिरने की बात कही थी, वो सही साबित हुई। जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया उसे राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, वो बातें भी सही साबित हुई कि जीएसटी किस तरीके से और किस तरह से भारत के बिजनेस व्यापार पर असर डाल रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी सरकार जाति जनगणना कराने पर मजबूर होगी, वो सबने देखा कि मोदी सरकार मजबूर हो गई। लेकिन क्या अब मोदी सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि वो सरकार अब सत्ता छोड़ने की हद तक जा रही है? असंतोष के पीछे और खासकर आर्थिक असंतोष के पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी का है, दूसरा कारण बढ़ती हुई महंगाई का है, तीसरा कारण भारत की गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय साख का है, चौथा कारण देश में बढ़ती हुई नाउम्मीदी का है, जिसमें किसान से लेकर नौजवान तक अपने लिए कोई जगह नहीं तलाश पा रहा है, और पांचवा कारण देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता के साए में जो गैर बराबरी कस्बे कस्बे में फैलती जा रही है, उस गैर बराबरी ने देश को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मोदी सत्ता के लिए न तो कोई आर्थिक चमत्कार की उम्मीद दिखाई देती है और न ही सत्ता के रहते हुए देश के लोगों को कोई आर्थिक चमत्कार जैसी गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन राहुल गांधी क्या विकल्प दे पाने की स्थिति में आए हैं? आज चर्चा का विषय यह नहीं है कि राहुल गांधी विकल्प देंगे या जनता के जनाक्रोश से मोदी सरकार वाकई गिरने की हद तक जाएगी। जनाक्रोश का स्तर तो इससे भी मापा जा सकता है कि एक सोशल मीडिया में पैरोडी की तरह, मजाक की तरह एक पार्टी फॉर्म होती है, कॉकरोच जनता पार्टी, और 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर उसके महज एक हफ्ते से भी कम में हो जाते हैं। और ये भारत की सरजमी से ये फॉलोअर उसे मिलते हैं, 95% से ज्यादा फॉलोअर इस देश से मिलते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता और सिस्टम के खिलाफ नाराजगी कितनी बढ़ती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जिधर इशारा कर रहे हैं, उस जनाक्रोश के पीछे क्या सिर्फ आर्थिक असंतोष है या आर्थिक असंतोष के साथ साथ कुछ और कारण है? आइए जरा इसे परखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, आप उसे देख सकते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां मजबूत है और कैसे देश की जनसंख्या किस इलाके में बढ़ रही है। ये 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा की ज्यादातर सीटें तो बीजेपी ही जीत रही है। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सियासत के काबिल बनाने में इन 6 राज्यों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, उन 6 राज्यों में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती जनसंख्या के लिए किसी भी तरह का कोई रोजी रोजगार का या आर्थिक विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा उसके 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण जैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है। उस व्यवस्था में असंतोष बढ़ते जाने की बात मौजूदा दौर में अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखें, थोक मूल्य सूचकांक पे बढ़ते हुए महंगाई दर को देखें, तो साफ जाहिर होता है कि जनता का भरण पोषण अब 5 किलो राशन या किसान सम्मान निधि में या चुनाव के समय मिलने वाले पैसों से नहीं होने जा रहा है।
आखिर डिलिमिटेशन सरकार क्यों चाहती है? डिलिमिटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है और कभी उस पर विवाद नहीं होता, लेकिन सीटें बढ़ाना क्यों चाहती है? क्या यही 6 राज्य जहां जनसंख्या टीएफआर से ऊपर जा रही है, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट यानी जनसंख्या स्थिरता सूचकांक के लिए जो टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, उससे ऊपर यदि इन 6 राज्यों की जनसंख्या है, उससे तो विपक्षी दलों के आरोप करीब करीब सही प्रतीत होते हैं कि भाजपा अपने स्ट्रांग होल्ड में लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है। और लोकसभा की सीटों का प्रतिशत यदि भाजपा के स्ट्रांग होल्ड में बढ़ता है, उसके मजबूत गढ़ों में बढ़ता है, खासकर इन 6 राज्यों में जहां जनसंख्या बेतहाशा तेजी से बढ़ रही है, तो पी चिदम्बरम जैसे लोग और दक्षिण भारत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ रहा है, उसे आसानी से परखा जा सकता है। पिछले दिनों लोकसभा में सीटें बढ़ाने की मंशा से 1.5 गुनी सीटें करने की मंशा से एक विधेयक लाया गया था और उसे महिला आरक्षण से जोड़कर बताने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया। उत्तर भारत के विपक्षी दलों ने भी विरोध किया, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो या लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी हो, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां हो, महाराष्ट्र की पार्टियां, सबने एक स्वर में इसका विरोध किया। लेकिन इस विरोध के बीच पूर्व वित्त मंत्री और आंकड़ों के विशेषज्ञ माने जाने वाले पी चिदम्बरम का जरा ये ट्वीट आप देख लीजिए, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार सीटें बढ़ाए या ना बढ़ाए, 543 रखे या 815-16 करे। इस सरकार की जो डिलिमिटेशन के बहाने, परिसीमन के बहाने जो मंशा दिखाई देती है, उस मंशा के मुताबिक 4% के लगभग दक्षिण भारत के 5 राज्यों को सीटों का नुकसान हो सकता है। 24% से 25% के बीच अभी लोकसभा की सीटें दक्षिण भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास है, और वो सीटें घटकर 20.7% के आसपास आ सकती है, मतलब 4% का नुकसान हो सकता है। तो दक्षिण भारत में परिसीमन के मुद्दे को लेकर नाराजगी। दक्षिण भारत इस देश का आर्थिक इंजन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बना हुआ है, और वहीं पर इस बात को लेकर नाराजगी कि दिल्ली उनके साथ सौतेला व्यवहार तो करने का प्लान नहीं बना रही। उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ने के बीच जनसंख्या के लिए पर्याप्त आर्थिक इंतजामात न होने की वजह से नाराजगी, और इन सब के बीच जरा भारत सरकार के इस आंकड़े को देख लीजिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 2026-27 के वित्तीय वर्ष में इस देश की प्रति व्यक्ति आय $3000 को पार कर जाएगी और $3073 के आसपास पहुंच जाएगी। आज की तारीख में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय $4000 के आसपास है, और इस साल के अंत तक भारत $3000 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जरा भाजपा के मजबूत गढ़ों, जहां मंदिर मस्जिद की सियासत और कब्रिस्तान शमशान की सियासत के सहारे मंगलसूत्र मुसलमान और भैंस खोल ले जाएंगे, ये सारी सियासत भाजपा के नेता अपने मुखार बिंद से अपने चुनावी वादों के बीच में लोगों को सांप्रदायिकता के नैरेटिव में बांधने के लिए करते रहते हैं। उन राज्यों की स्थिति तो देख लीजिए। इसी आंकड़े पर जरा आप नजर डालिए। आंकड़े बढ़ने के बाद, यानी जब भारत की प्रति व्यक्ति आय $3000 को पार करेगी, किसी तरह जीने लायक स्थितियां तब भी बनी रहेंगी, उस स्थिति में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय $1000 के आसपास होगी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय $1700 के आसपास होगी, 120 लोकसभा सीटें यहां है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय $2500 के आसपास होगी, और झारखंड की प्रति व्यक्ति आय $1500 से $1600 के बीच झूलती रहेगी। ये इसकी हकीकत है। और जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, वहां दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें, जो देश की राजधानी है, किसी राजनीतिक दल से यहाँ की आर्थिक सेहत पर और आम आदमी की सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, उसमें तमिलनाडु का नंबर पहला आता है। $5000 से ऊपर उसकी प्रति व्यक्ति आय इस वित्त वर्ष के अंत तक मोदी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहुंचने वाली है। इसे भी आप देख रहे हैं। अब इस परिस्थिति में दक्षिण भारत की परिस्थितियां अपने आर्थिक झंझावातों के लिए जूझ रहे उत्तर भारत की परिस्थितियां, और आर्थिक से लेकर राजनीतिक तक, समानता से लेकर गैर बराबरी के मुद्दे तक, चाहे वो राजनीतिक गैर बराबरी हो, आर्थिक गैर बराबरी हो, सामाजिक गैर बराबरी हो, इन सब के अंतर्द्वंद में फंसे हुए देश में के अंदर जाति जनगणना का मुद्दा जहां पहले से
सामाजिक असमानता की तरफ ध्यान दिला रहा है, उस परिस्थिति में खाड़ी युद्ध के बहाने, ईरान अमेरिका के युद्ध के बहाने, ट्रंप की जिद के बहाने यदि मौजूदा दौर में भारत की आर्थिक परेशानियों को सीधे सीधे ईरान के युद्ध से जोड़कर जनता को तैयार रहने के लिए कहने का साफ मतलब आखिर क्या निकलता है? क्या खाड़ी नहीं ये तय किया कि इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाए? क्या ईरान के युद्ध ने ये तय किया है कि इस देश के अंदर किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून ना मिले? क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध ने और गल्फ की स्थिति ने ये तय किया है कि इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाने की स्थितियां बन जाए? और क्या इस देश के अंदर वो स्थितियां गल्फ वॉर ने ही तय कर दी है कि बेरोजगारी का दर इस लेवल तक जाकर खड़ा हो जाए जहां इस देश की 60 से 62% आबादी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर आकर ठहर जाए? इन्हीं सारे सवालों की तरफ राहुल गांधी ध्यान दिला रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों के साथ देश के अंदर सियासत को लेकर जो विमर्श बन रहा है, इन्हीं सवालों के दायरे में सोशल मीडिया पर 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर यदि कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहे हैं तो यह किसी तूफान से पहले की शांति का संकेत है। और उस शांति को पढ़ने में हिंदू और मुस्लिम की सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही है। और जब फिलहाल वो नाकाम दिखाई देने की स्थिति में पहुंच रही है, तब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष जिसे जनता ने 234 सीटों के साथ दिल्ली भेजा है, क्या वाकई 1 साल के भीतर सत्ता संभालने के लिए तैयार है और राहुल गांधी उस सरकार की कमान संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं? इस सवाल को मौजूदा दौर में भविष्य पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस आर्थिक झंझावात से देश गुजर रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत पर मत जाइए। सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमत तक जाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे जो हालात बन रहे हैं, उस हालात में जहां आम आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां किस कदर बिगड़ी हुई है। और इस बिगड़ी हुई स्थितियों को राहुल गांधी मौजूदा दौर में जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ दिखती है, क्या वाकई झोला उठाकर जाने का वक्त आ चुका है? सत्ता के अंदर झोला उठाकर जाने की परंपरा आमतौर पर सत्ताधीशों में होती नहीं, लेकिन देश की बिगड़ी हुई हालत के बीच आर्थिक आधार पर इस देश के अंदर लोकतंत्र के मुद्दे तय होने शुरू हो जाएं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की गुंजाइश बनती हुई दिखाई देती है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह से परिस्थितियां बनती या बिगड़ती है। इतना तो साफ है कि 240 के सहारे नरेंद्र मोदी जिस सरकार को घिसट रहे हैं, उस सरकार को घिसटने के लिए अब जनता से जो समर्थन रूपी ऑक्सीजन था, वो बेहद जरूरी ऑक्सीजन अब करीब करीब खत्म हो चुका है। अब उस ऑक्सीजन के खत्म होने के बाद आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो चुनावी हिंदुत्व का चलाया जाता है, उसके सहारे सत्ता की मियाद को बहुत लंबा नहीं किया जा सकता। 1 साल के अंदर आर्थिक स्थितियां और ज्यादा भयावह होने की भविष्यवाणी इस देश के आर्थिक विशेषज्ञ कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मोदी सरकार को फर्क पड़ता है? देखते जाइए फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। आम जनता को तो फर्क पड़ना शुरू हो गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।